29 जुलाई 1954 राजकोट डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से इलाके पनेली मोटी में शांतिलाल मेहता और रसीला बाई के यहाँ एक लड़का जन्म लेता है, जो कि आगे जाकर ना सिर्फ मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज को हिला कर रख देता है, बल्कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का बिग बुल कहलाने वाला था। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है खुरम। जिस लड़के का नाम हर्षद रखा गया, इस लड़के का ताल्लुक एक जैन फैमिली से था। हर्षद के फादर एक कपड़े का बिजनेस करते थे, जिसके चलते उन्होंने राजकोट को छोड़कर मुंबई, जो कि उस टाइम मुंबई हुआ करता था, आने का फैसला किया। मगर वहाँ तकरीबन 10 साल गुजारने के बाद अचानक से शांतिलाल को एक बीमारी आन घेरती है, जिसके चलते वो राजकोट से छत्तीसगढ़ के रायपुर शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ हर्षद अपनी स्कूल एजुकेशन को कंटिन्यू करता है। मगर कुछ वजूहात के चलते हर्षद 1973 में रायपुर से वापस मुंबई में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ वो अपनी कॉलेज स्टडीज़ लाला लाजपत कॉलेज से पूरी करता है। हर्षद डिफरेंट काम करना चालू कर देता है, जिसमें सीमेंट की ट्रेडिंग और बाकी छोटे मोटे काम शामिल होते हैं। 1977 में हर्षद अपनी बीकॉम की डिग्री मुकम्मल करने के बाद एक इंश्योरेंस कंपनी में क्लर्क या सेल पर्सन की जॉब हासिल करने में कामयाब हो जाता है। उसकी शादी जोशी मेहता से हो जाती है, जो कि हर्षद की कॉलेज फ्रेंड भी होती है और उसी सोसाइटी में रहती है जहां हर्षद क्रिकेट खेलने जाया करता था। इसी दौरान हर्षद का भाई अश्विन भी मुंबई में ICICI बैंक में जॉब करना शुरू कर देता है। शादी के बाद भी हर्षद ने अपनी जॉब कंटिन्यू की, मगर इसी दौरान वो अपनी 600 पर मंथ वाली जॉब से कुछ नाखुश होने लगा। दोनों भाइयों ने जॉब के साथ साथ साइड बिजनेस करना भी शुरू कर दिया था, मगर इसी दौरान उसका ध्यान किसी और काम में लगने लगा। हर्षद को स्टॉक एक्सचेंज कुछ समझ आने लगी थी, जिसके चलते हर्षद और इसके भाई अश्विन दोनों ने स्टॉक एक्सचेंज का रुख करना शुरू कर दिया, जहां हर्षद मेहता को पहले दिन ही कुछ ज़्यादा समझ ना आया। मगर फिर कुछ दिन बाद हर्षद ने अपनी जॉब को छोड़कर पूरी इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में लगाने का फ़ैसला किया। उस दिन उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार BSE के अंदर की दुनिया को देखा, जहां काफ़ी लोगों की भीड़ जमा थी। हर तरफ शोर ही शोर था। इस जगह को ट्रेडिंग रिंग कहा जाता था, जहां कंपनीज के शेयर को बेचा और ख़रीदा जाता था। यहाँ सिर्फ 2 किस्म के लोगों को अलाउ किया जाता था, जिनमें एक जॉबर्स और दूसरे ब्रोकर्स हुआ करते थे। जॉबर्स अपने क्लाइंट्स के लिए शेयर बेचता या ख़रीदता था, मगर दूसरी जानिब ब्रोकर सिर्फ मिडमैन का किरदार अदा करता था, जो कि एक लाजमी पार्ट था मार्केट का। हर्षद को दोनों किस्म के काम की समझ तो आ गई, मगर हर्षद ब्रोकर के बजाय जॉबर बनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, जो कि कंपनीज या क्लाइंट को प्रॉफिट्स पर शेयर सेल या परचेज कर देते थे। जिसके लिए उसने सबसे पहले एक ब्रोकर को अपना टारगेट बनाया और सीधा उसके पास जा पहुंचा, जिसका नाम P. अम्बालाल था। हर्षद ने उसे अपनी स्किल्स और प्रेजेंट माइंड के चलते अपना कायल कर लिया, मगर फिर अपने स्टॉक मार्केट के पहले ही दिन हर्षद P. अम्बालाल का 2000 का लॉस कर देता है, जिसके चलते अम्बालाल इसको निकालना चाहता था, मगर उसकी बातें सुनकर उसको एक और चांस देने का इरादा कर लेता है। उधर हर्षद ने इस लॉस को समझना शुरू कर दिया और कुछ ही टाइम में BSE का एक स्किलफुल जॉबर बन चुका था। हर्षद को इन लॉसेस से एक चीज़ समझ आ गई कि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए उसे कंपनी के इंटरनल इंफॉर्मेशन को निकालना पड़ेगा, जो कि फास्ट और इंफॉर्मेटिव हो। हर्षद मेहता ने सबसे पहले एक ऑटोमोबाइल कंपनी के स्टॉक को समझना शुरू किया, मगर फिर कुछ टाइम बाद इसकी दोस्ती उसी ऑटोमोबाइल कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर लीडर से हो गई और इत्तेफाक से वो यूनियन लीडर इसका पड़ोसी भी था। फिर दोनों में गहरी दोस्ती हुई और वो हर्षद को कंपनी के प्रोडक्शन और हड़ताल की डिटेल्स दिया करता था, जिसे हर्षद स्टॉक मार्केट में एज अ वेपन इस्तेमाल करता था और कंपनीज के शेयर्स को कम और ज़्यादा करने में इस ट्रिक्स को यूज़ करता था। इसी दौरान हर्षद ने अपनी दोनों बहन भाइयों की भी शादी करवा दी और अपना घर भी खरीद लिया। हर्षद कंपनी के यूनियन लीडर्स से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगा। हर्षद अब मार्केट के फ़्लो को समझने लगा, जिसके चलते उसने अब नई टेक्निक्स यूज़ करना शुरू कर दी, जहां वो अपने कुछ ब्रोकर दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसा स्टॉक शेयर उठा लेता था जिसकी मार्केट शेयर्स की डिमांड बहुत कम होती थी या न होने के बराबर थी।
फिर उसी शेयर्स की वैल्यू को दोबारा बढ़ाकर अपने शेयर्स को दोबारा सेल कर देता था। यहाँ से अरशद ने काफ़ी पैसा जोड़ लिया था, उसने काफ़ी एसेट्स में बना लिए थे। मगर फिर दिन आता है 18 मार्च 1982, जिसे बाद में ब्लैक थर्सडे का नाम भी दिया गया। ये दिन अरशद के लिए आम दिनों की तरह ही स्टार्ट हुआ, मगर फिर 1:35 पर अचानक से BSE की स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है, जिससे काफ़ी लोगों का नुकसान होता है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री भी शामिल होती है। इस क्रैश में अरशद का भी 10 लाख का नुकसान हो जाता है, जो कि उस टाइम बहुत बड़ी अमाउंट थी। इस लॉस के बाद अरशद को अपनी बीवी की ज्वेलरीज तक बेचने की नौबत आ गई और अरशद काफ़ी हद तक बर्बाद हो चुका था। मगर फिर जून 1982 में अरशद ने दोबारा अपने भाई अश्विन के साथ मिलकर मार्केट में वापस आने का फैसला किया, मगर अब की बार अपनी फर्म के साथ, जहां उन्होंने अपनी एक फर्म बनाई जिसका नाम उन्होंने ग्रो मोर कंसल्टेंट रखा। ये कंपनी लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। अरशद के पास शुरू में इस फर्म को चलाने के लिए पैसे नहीं थे, जिसके चलते अश्विन के ससुर ने खुद से 4 लाख और अपने एक दोस्त से 1 लाख रुपए लेकर अरशद को दिए, जिससे अरशद अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकता था। अरशद को यहाँ एक और बात पता चली कि स्टॉक मार्केट में टी की प्राइसेस बढ़ रही हैं, मगर उसको कोई ख़ास अटेंशंस नहीं मिल रही थी। बस यहीं से अरशद ने कामयाबी पकड़ी और अपने क्लाइंट्स के लिए टी कंपनीज के स्टॉक उठाना शुरू कर दिए, जिसके चलते टी के स्टॉक्स काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाने लगे और अरशद फिर से पैसा कमाने लगा और अपना कलवा देवी का ऑफिस मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के करीब ही शिफ्ट कर लिया। फिर 1984 में अरशद ने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का मेंबरशिप कार्ड भी हासिल कर लिया। इसी बीच इंदिरा गांधी की डेथ और राजीव गांधी के पावर में आने के बाद अरशद ये समझ चुका था कि अब मार्केट में एक मैसिव बूम आएगा, जिसके चलते अरशद ने 4 डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स उठा लिए और यूं ही राजीव गांधी 1984 के इलेक्शंस में हैवीली पावर में आए तो अरशद ने जैसे अपनी कमाई को पर ही लगा लिए हों। मगर जहां सक्सेस आती है तो वहां अपने साथ डिफरेंट राइवल्स भी लाती है, और इस कहानी में राइवल्स थे मनु मानेक। मनु मानेक एक शॉर्ट सेलर हुआ करता था जो काफ़ी टाइम से अरशद पर नज़र रखे हुआ था, और उसे ये चांस मिला 1986 में, जब फाइनेंशियल बिजनेस के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बजट में कोई अच्छी खबर नहीं थी। अब मनु मालिक ने मार्केट में ये न्यूज़ स्प्रेड करवा दी कि स्पिक्स के स्टॉक्स के गिरने की वजह से अरशद पर 1 करोड़ का डेब्ट चढ़ गया है और वो बैंकक्रप्ट हो चुका है, जबकि ये सिर्फ रूमर्स थी जिसमें मनु मानिक ने कंपनी शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग की थी। अरशद ने इस कंपनी का मैसिव स्टॉक उठा रखा था, मगर बजट पॉलिसी के चलते इस कंपनी को लॉस हुआ और इसकी स्टॉक वैल्यू भी गिर गई। अरशद को जब इस बात का पता चला कि यह सब मनु की जानिब से किया गया एक प्री प्लान्ड अटैक था, जिसकी वजह से अरशद 1 करोड़ का कर्जदार हो चुका था। अरशद ने भी इस प्लान को काउंटर करने के लिए डेडलाइन से पहले ही अमाउंट रिटर्न करने का फैसला किया। उस टाइम 14 डेज़ हुआ करते थे लोन रिटर्निंग के लिए, मगर अरशद को ये काम 14 दिन से पहले ही करना था। अब अरशद ने ये काम भी बड़ी होशियारी से किया और मार्केट में ये न्यूज़ आ गई कि अरशद ने 14 दिन से पहले ही लोन रिटर्न कर दिया है। हालांकि इसके लिए अरशद को मैसिव लॉस हो चुका था। अब अरशद फिर से कंगाल हो चुका था, मगर अच्छी बात यह थी कि अरशद की रेपुटेशन पहले से ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी। मगर अरशद अब मार्केट में ब्रोकर बनकर नहीं रहना चाहता था, वो एज एन इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज में काम करना चाहता था, जिसके चलते उसने न्यू मार्केट में कदम रखा, जिसे मनी मार्केट कहा जाता है। अरशद ने इस मार्केट में भी एक न्यू लो फाइंड कर लिया था, जिसे बैंक रिसेप्ट कहा जाता है। इसमें होता कुछ यूँ है कि जब बैंक दूसरे बैंक से लोन लेता है तो रिटर्न में कुछ एसेट्स लोन देने वाले बैंक के पास रखवा देता है, और लोन रिटर्निंग पर ये एसेट वापस बैंक के पास आ जाते हैं। आमतौर पर ये एसेट्स एक बीआर की शक्ल में हुआ करते थे, जिसे बैंक रिसेप्ट कहा जाता था। इसके लिए बैंक किसी ब्रोकर की सर्विसेज हासिल करता था। अरशद को जब ये पता चला तो उसने सबसे पहले कुछ बैंक को आइडेंटिफाई कर लिया और इनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने की ऑफ़र की।
और सिर्फ 2 साल में ही उस मनी मार्केट का भी किंग बन गया। अरशद का बेसिकली काम 2 बैंक्स के दरमियान डीलिंग करवाना था, जबकि उसे एक न्यू लूप ये मिला कि बैंक्स डील होने तक पेमेंट अरशद के पास रखवा देते थे, जिसके चलते अरशद को डील्स होने तक 14-15 दिन का टाइम मिल जाता था। अब अरशद को एक नया आइडिया आया कि वो ये पेमेंट स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू कर देता है। अब अरशद क्या करता कि जब बैंक अरशद के पास पेमेंट रखवाता तो अरशद उन पेमेंट से अपने स्टॉक उठा लेता था और डील होने के बाद अरशद वही शेयर्स बेचकर प्रॉफिट अपने पास रख लेता, जबकि पेमेंट बैंक को रिटर्न कर देता है, जिससे अरशद की काफ़ी मोटी कमाई होने लगी। बेसिकली अरशद बैंक एम्प्लॉय से मिलकर फेक बैंक रिसिप्ट बनवाना शुरू कर देता है, यानी बैंक के पास सिक्योरिटीज़ आई ही नहीं हैं, मगर फिर भी दूसरे बैंक को रिसिप्ट जारी कर दी जाती थी। लोन देने वाले बैंक को लगता था कि जिस बैंक को वो लोन दे रहा है उसकी रिसिप्ट तो हमारे पास आ गई है, मगर वो रिसिप्ट फर्जी हुआ करती थी, जबकि पैसा बैंक के पास नहीं बल्कि अरशद के पास जाया करता था, जिससे सब के सब बहुत खुश थे, क्योंकि अरशद स्टॉक एक्सचेंज से पैसा कमा रहा था, लोन देने वाला बैंक इंटरेस्ट की शक्ल में पैसा कमा रहा था और लोन लेने वाले बैंक के एम्प्लॉयज़ अरशद से पैसा कमा रहे थे। अब यहाँ से अरशद ने मोटा पैसा कमाना चालू किया। वो जिस स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना चाहता था कर डालता था। इससे BSE एक साल में ही 1200 पॉइंट से सीधा 4467 पॉइंट पर पहुँच गई। यहाँ पर मनु मानिक जैसे बियर्स की कई सरतोड़ कोशिशें भी स्टॉक मार्केट को नीचे नहीं ला सकी और अरशद कामयाबी पर कामयाबी हासिल करने लगा। इसी दौरान अरशद ने तकरीबन 15,000 स्क्वायर फीट्स का सी व्यूइंग लेविश अपार्टमेंट भी परचेज कर लिया और अब अरशद के पास पैसे का भंडार आ चुका था। अरशद जिस चीज़ को भी चाहता खरीद लेता था, जिसके चलते अरशद के पास अब 20 न्यू गाड़ियाँ थीं, जिसके चलते मीडिया अब उसे बिग बुल कहकर बुलाती थी। इंडिया टुडे और बिजनेस टुडे जैसे न्यूज़पेपर भी इसे आइडियल्स के रूप में पेश किया करते थे, मगर इसी बीच एक रिपोर्टर सुचित्रा दलाल की एंट्री होती है, जिसे ये सब फ्रॉड और स्कैम का पता चल जाता है। उन्होंने एक न्यूज़ ब्रेक की कि SBI बैंक से 500 करोड़ रुपए मिसप्लेस हैं, जिसमें एक ब्रोकर का हाथ था और वो ब्रोकर कोई और नहीं बल्कि बिग बुल यानी अरशद मेहता ही था। जबकि CBI को 1991 में ही अरशद के खिलाफ कुछ क्लू मिल चुके थे, जिसके चलते बैंक से इंटरोगेशन भी की गई, जिसके बाद अरशद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया गया। इंटरोगेशन की न्यूज़ ब्रेक होते ही स्टॉक मार्केट क्रैश करना शुरू कर देती है। बैंक ऑफ कराड़ और कोऑपरेटिव बैंक, जो कि अरशद के स्कैम के शिकार बन चुके थे, दोनों ही बैंकक्रप्ट हो चुके थे। इस स्कैम की टोटल वैल्यू का पता लगाया गया तो ये वैल्यू उस टाइम इंडियन रुपीज़ में 4,000 करोड़ थी, यानी आज के टाइम पर 25,000 करोड़ के नियर बाय ये वैल्यू बनती है। ये स्कैम आज के विजय माल्या और नीरव मोदी के स्कैम से भी बड़ा स्कैम था, जिसके चलते 2 जून 1992 को एक रेड के दौरान अरशद और अश्विन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। दोनों के खिलाफ काफ़ी इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशंस भी होती हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरशद ने उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए देने का भी इल्ज़ाम लगाया। अरशद बाद में इस बात को साबित करने में भी नाकाम रहा, जिसके बाद अरशद खामोश हो गया। मगर फिर 27 केसेस में सज़ा होने के बाद आखिरकार दिन आता है 31 दिसंबर 2001। रात के 11 बजे अरशद को पुलिस कस्टडी में अचानक चेस्ट पेन महसूस होता है, जिसके बाद अरशद को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां वो 12:40 पर अचानक हार्ट अटैक से मौत के मुंह में चला जाता है। जहां अरशद एक स्कैमर और जासूस था, वहीं उसकी वजह से कई लोगों ने करेक्टिवली अपना पैसा भी बनाया। अब ये सारा मामला कुछ सस्पेंस से भरा हुआ है कि वाकई अरशद एक फ्रॉड था या एक सेलिब्रिटी, मगर उसने एक छोटी सी फैमिली से उठकर इतना नाम और पैसा बनाकर दुनिया को बता दिया कि बेशक गलत तरीके से ही सही, अगर इंसान कुछ करने का सोच ले तो कहीं ना कहीं वो इसको कर गुजरता है। मुझे अगली वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। शुक्रिया।